नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम भी। एग्जाम भी में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और आशा करता हूं कि आपने यूपीएससी द्वारा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, अकाउंटेंट ऑफिसर्स और अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए जो विज्ञप्ति जारी की थी उसको भर दिया होगा और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस को डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने इसमें 2 सेशन लिए हैं। पार्ट 1 में मैंने फैक्ट्रीज एक्ट 1881 को डिस्कस किया था और अपने पार्ट 2 में मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर पार्ट 3 में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेरियस पर्सपेक्टिव और इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो समय समय पर जो विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण विकसित हुए हैं एम्प्लॉयर्स और लेबर को लेकर, वर्कर्स को लेकर, यहाँ पर हम उसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, मोर देन 10, पर यहाँ पर मैं कुछ कोर पर्सपेक्टिव जो है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज बेस्ड ऑन द assumption दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज कॉमन वेजेस एंड बेनिफिट एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में हो, ऐसा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखा है, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। 2015 में फेमस गिरी अप्रोच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और 2012 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो हालांकि 2017 वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है कि जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्कर पार्टिसिपेशन की बात की गई है ये कहाँ पर मेंशन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं इसलिए डाल देता हूँ ताकि आप लोग भटके नहीं, क्योंकि कोर्स जो है जैसे सिलेबस में उन्होंने केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन डाला, अब उसमें बहुत सारी चीजें बच्चे डेप्थ में घुस जाते हैं जिसकी वजह से उनका कवरेज एरिया कम हो जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पहला है यूनिटरी पर्सपेक्टिव। यूनिटरी मीन्स व्हाट? यूनिट मीन्स होता है कि किसी एक चीज की बात हो रही है। तो एक चीज क्या है? तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वर्कर के हो चाहे एम्प्लॉयर्स के हो, दोनों के इंटरेस्ट सेम होते हैं, एक ही होते हैं। मतलब कुल मिलाकर वो एक चीज की बात करेंगे, जैसे कि दोनों को मिलाकर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ताकि मेरी सैलरी ज्यादा हो, और उनका कहना होगा, एम्प्लॉयर का कहना होगा हाँ प्रोडक्टिव बढ़ाते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्लिक्ट को बोला गया है कि कंफ्लिक्ट जो है वो बहुत ही टेम्परेरी नेचर के होते हैं, कंफ्लिक्ट होते ही नहीं है, और अगर ये होते भी हैं तो ये बेसिकली होंगे किस वजह से? मिसमैनेजमेंट की वजह से। जैसे कोई रूल आया और वो सही से बताया नहीं गया तो उस वजह से कोई कंफ्लिक्ट जनरेट हो गया। ठीक है, बेसिकली ये जो पूरी अप्रोच है ये बेस्ड है कॉपरेशन पर, साथ मिलकर काम करेंगे। इसको कभी कभी पैटर्नलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसको अगर इस दूसरी लाइन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कंफ्लिक्ट अकर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, तो इनका कहना है कि मैनेजमेंट ही कंफ्लिक्ट को दूर करेगा। जैसा कि हमारे घर में अगर कोई समस्या होती है तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे पेरेंट्स की। उसी तरह ये कहता है कि अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो उसको भी सॉल्व कौन करेगा भाई? मैनेजमेंट करेगा। इसी वजह से इसको पैटर्नलिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। यहाँ पर ट्रेड यूनियन को एक बैरियर की तरह देखा जाता है, मतलब ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक प्रॉब्लम की तरह इसको एड्रेस किया जाता है। इस वजह से इसको यूनिटरी पर्सपेक्टिव के अंदर बोला गया है कि ये क्या चीज है? ये अननेसेसरी है, ये नहीं होनी चाहिए, ट्रेड यूनियंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यूनिटरी पर्सपेक्टिव था। केवल जनरल सी लाइन से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं उतरना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव डजंट या फिर डू नॉट रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन, या वो इसको अननेसेसरी मानती है, तो आंसर हो जाएगा यूनिटरी पर्सपेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव है हमारा प्लूरलिस्टिक अप्रोच। अब प्लूरलिस्टिक अप्रोच में क्या बोला गया कि प्लूरल मीन्स होता है बहुत सारा, है ना, बहुत सारे, एक से ज्यादा। अब यहाँ पर प्लूरलिस्टिक में तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा क्या? तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ना वर्कर्स के जो हित होंगे, जो इंटरेस्ट होंगे वो अलग होंगे, और जो एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट होंगे वो अलग होंगे। अब जाहिर सी बात है, वर्कर्स अगर कह रहा है मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए और एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तो अब ये दोनों चीजें एक साथ एक टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं समझौता तो किसी एक को करना पड़ेगा, है ना। तो कंफ्लिक्ट तो होगा, ये कंफ्लिक्ट को बोलते हैं कि कंफ्लिक्ट तो इनएविटेबल है भाई, कंफ्लिक्ट तो इनएविटेबल है, मतलब होगा ही होगा। लेकिन ये जो कंफ्लिक्ट होगा ये रैशनल होगा, तार्किक होगा, फालतू का कंफ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब जब इंटरेस्ट अलग अलग हुए हैं तो वर्कर्स तो वैसे भी काफी एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं बेचारे, मतलब बहुत ही एक्सप्लॉइट रहते हैं, तो उनके लिए उनकी आवाज को कौन उठाएगा? तो उनकी आवाज को उठाने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेसेसरी हो जाएगा। और इसको ये लोग क्या बोलेंगे? ये लेजिटिमेट भी है,
यानी जो ट्रेड यूनियन बनाया जाएगा वो लेजिटिमेट होगा और यही पूरे वर्कर्स की बात को मैनेजमेंट के सामने रखेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लोग बात तो अपनी रखेंगे और मैनेजमेंट सुन रहा है, तो कुछ कंसेशन जो है वो मैनेजमेंट भी मांगेगा और कुछ कंसेशन ये भी मानेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो उसी को तो हम बोलते हैं ना कलेक्टिव बार्गेनिंग, जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और किसी एक मुद्दे पर जाकर सहमति बन पाती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो प्लूरलिस्टिक अप्रोच का इंपॉर्टेंट की हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में। यूनिटरी में कितना था? यूनिटरी में इंपॉर्टेंट की था कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में मैनेजमेंट का, और यहाँ पर किसका है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो आई है सामने कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे, अब इनको सोशियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, इनको सोशियोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी में। और ये इन्होंने बहुत ही अपनी जो रेडिकल अप्रोच थी उसको सामने रखा था, इसको रेडिकल भी कहते हैं। ये जो कहते थे, जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग खोलते हैं, वो बेसिकली बड़े हो इसलिए पाते हैं क्योंकि वो लेबर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। जो लेबर अपने लेबर से, जो वर्कर्स होता है अपने लेबर से जो प्रोडक्ट को जनरेट करता है, वो उसको महंगे महंगे दामों में बेचते हैं और उससे जो ज्यादा प्रॉफिट होता है उसको अपने पास रख लेते हैं, इस वजह से वो अमीर होते चले जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ऐसा सिचुएशन है तो कन्फ्लिक्ट तो यहाँ पर इनएविटेबल है, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, और कन्फ्लिक्ट छोटा मोटा नहीं, रेवोल्यूशनरी टाइप का होगा। तो मार्क्सिस्ट जो है ये बहुत ही कन्फ्लिक्ट को सबसे आगे रखते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह पर क्या करते हैं? बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं नहीं भैया, जो कैपिटलिस्ट है वो तो बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ में गवर्नमेंट है। ठीक है, रूल्स वही बनाएगा, जैसा वो चाहेगा वो रूल्स वैसा ही बनाएगा, और मजदूरों का, लेबर का लगातार शोषण होता ही रहेगा। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन जैसी बातों को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तब तक इन सबका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं कि रेवोल्यूशनरी चेंज होना चाहिए, मतलब क्रांति के माध्यम से ये चेंज की बात करते हैं कि हम कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंकेंगे और पूरी की पूरी इंडस्ट्री में किसका? वर्कर्स का कब्जा होगा, और फिर वर्कर्स डिसाइड करेंगे कि किसको किस बेस पर पैसे या फिर जो अमाउंट है वो मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि ये देखिए, इसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि कोएर्सिव पावर का यूज करते हैं, ये जैसे घेराव हो गया, स्ट्राइक हो गया। ठीक है, तो ये ऐसी चीजों को यूज करते हैं, इसलिए इनको रेडिकल अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का मीन्स ये है कि ये पूरी यूनिट को एक मानकर ही चलते हैं, जैसा कि यूनिटरी में भी था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें होती हैं कि ये कहते हैं कि सभी के सभी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। वर्कर एम्प्लॉयर पर डिपेंड है, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट पर डिपेंड है, और मैनेजमेंट वर्कर पर डिपेंड है। तो ये इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं कि दिस अप्रोच व्यूज द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या आंसर है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि स्टेक होल्डर किसे बोला जाता है और शेयर होल्डर किसे बोला जाता है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर जैसे कि एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, यूनियन, गवर्नमेंट एजेंसीज और अदर इंस्टीट्यूशन, तो ये इन सबको मिलाकर बनता है। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चेंज किया जाना है तो सबसे पूछकर ही वो चेंज होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर है, अगर वो सिस्टम में कोई भी चेंज चाहता है तो उसको वर्कर्स को भी सुनना होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर वो वर्कर्स को सुनेगा तो वर्कर्स सारे, जैसे एक कंपनी है, बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री, उसमें 1000 ऑफ वर्कर्स है, तो सबकी बात तो सबको तो खड़े होकर नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन नहीं लिखा है, पर आप मान के चलिए कि ये भी ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आगे बढ़ते हैं। गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच बेसिकली बोला जाता है कि ये बेस्ड होता है ट्रुथ, नॉन वायलेंस और नॉन पजेशन पे। पजेशन मीन्स की जबरदस्ती अधिकार नहीं करेंगे। जैसे मार्क्सिस्ट जो थे ना, वो कहते थे कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, उनको उखाड़ फेंकेंगे और उनकी पूरी कंपनी पर, इंडस्ट्री पर हम कब्जा कर लेंगे। गांधी इसके विरोध में थे। गांधी कहते नहीं भाई, हम किसी दूसरे का हक को नहीं मारेंगे, हम सत्य का और अहिंसा का ही साथ लेंगे। तो गांधी अप्रोच जो है वो एडवोकेट करती है कॉपरेटिव का, कॉपरेशन का और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का। मतलब मैनेजमेंट अगर कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे वर्कर्स की परमिशन को लेना होगा। अगर वर्कर्स के हित अगर उससे जुड़े हैं तो उसे वर्कर्स की बात सुननी पड़ेगी। वर्कर्स को यहाँ पर एक पार्टनर की तरह देखा जाता है। ठीक है, गांधीयन अप्रोच में वर्कर्स को एक पार्टनर की तरह देखा जाता है। ठीक है, वो केवल एम्प्लॉय मानकर नहीं चलते हैं,
इस अप्रोच में क्या बोला जाता है कि वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये जो गांधीयन अप्रोच है ये फॉलो करता है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप मीन्स होता है कि जैसे मान के चलिए जैसे कि आप रतन टाटा की अगर बात करें तो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस वगैरह, तो वो जितना भी अर्निंग करते हैं तो उसका एक सर्टेन हिस्सा निकाल कर वो वापस से खर्च कर देते हैं। मतलब वो अपने पास इकट्ठा नहीं करते हैं, अपनी वेल्थ में नहीं कैलकुलेट करते हैं उसे, वो वापस से उसको जनता की वेलफेयर के लिए खर्च कर देते हैं। तो इसी को ट्रस्टीशिप बोला गया है। ठीक है। और अभी भी जो है वो स्ट्राइक को एक्सेप्ट तो करते हैं। देखिए स्ट्राइक को तो मार्क्सिस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे थे, और मार्क्सिस्ट स्ट्राइक को फर्स्ट वेपन कह रहे थे, ये मेरा पहला हथियार है, जबकि गांधी इसको कह रहे हैं कि स्ट्राइक जो है वो लास्ट वेपन है, मतलब मेरा सबसे आखिरी का हथियार है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इन दोनों की अप्रोच में अंतर है। ठीक है। इसे तो सबसे आखिरी में यूज किया जाना है स्ट्राइक को। और दूसरी बात मार्क्सिस्ट कह रहे थे कि वायलेंस तो नेसेसरी है, वायलेंस कर सकते हो इजिली, लेकिन दादी जी क्या कह रहे हैं कि भाई स्ट्राइक तो करेंगे पर कैसे करेंगे, पीसफुली करेंगे। ठीक है। और तब करेंगे जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होगा। तो ये गांधीयन अप्रोच थी। बढ़ते हैं आगे। बीवी गिरी अप्रोच, ये सबसे लेटेस्ट में डेवलप हुई, हालांकि इसके बाद भी है, पर इस अप्रोच पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब थे, उन्होंने इस जो अप्रोच है इसको डेवलप किया था। वो कहते थे ना कि जो कंफ्लिक्ट अगर होते इंडस्ट्री में, अगर कोई भी कंफ्लिक्ट हो रहा है तो उसको सॉल्व ना केवल एम्प्लॉयर और वर्कर्स को मिलकर करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक हिंड्रेंस मानते थे, मतलब एक रुकावट मानते थे। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी, बीवी गिरी का ये मानना था। तो जाहिर सी बात है, अब गवर्नमेंट नहीं है तो वर्कर्स की बात को कैसे रखा जाएगा। तो वो कहते थे नहीं, वर्कर्स ट्रेड यूनियन बनाएगी और ट्रेड यूनियन के माध्यम से वो क्या करेगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगी। तो इनका बेसिकली पूरा पूरा फोकस जो रहा है वो रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है। बाय पार्टीज, बाय पार्टीजम का मतलब कि वो केवल दो पक्ष की बात करेगा, गवर्नमेंट और तीसरी किसी भी पार्टी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी। और ट्रेड यूनियन यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेसेसरी हो जाएगी भाई, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब एक कंपनी है उसमें 1000 ऑफ वर्कर्स है, तो सारे के सारे के तो बात नहीं कर सकते मैनेजमेंट से, तो कुछ लोग को चुना जाएगा, ट्रेड यूनियन बनाई जाएगी और वही जाकर पूरे वर्कर्स की डिमांड को रखेंगे। तो ये कुछ अप्रोचेस थी जिनको मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा भी कुछ अप्रोचेस है जैसे कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है। हाँ, और वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस वजह से उनको छोड़ दिया है। आप सिर्फ वो उसमें नॉर्मल सी बातें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं किसी भी बेसिक सी बुक से। लेकिन हाँ, ये जो मैंने अप्रोचेस यहाँ पर डिस्कस किए ना, ये इंपॉर्टेंट वाली है और आप इनको 2 से 3 बार एक बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। कुछ मॉक क्वेश्चन मैंने बनाए। व्हाट पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ अ डिसीजन और पॉलिसी डज द सिस्टम अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सरसाइज। भाई सिस्टम अप्रोच में किस तरह के डिसीजन और पॉलिसी को इम्पैक्ट को वो किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। इट इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स ओनली। कह रहा है एम्प्लॉयर्स पर ही इनका इंटरेस्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयज पर ही पड़ता है। ऑल कंपोनेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, सभी कंपोनेंट पर पड़ता है, या फिर केवल जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है उन्हीं पर पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी कंपोनेंट पर पड़ता है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के। दूसरा क्वेश्चन, विच पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द नीड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन वर्क प्लेस। तो बोल रहा है कि ये कौन सा पर्सपेक्टिव है जो कहता है कि भैया जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है उनके बीच में बैलेंस होगा। ठीक है। तो ये बात करता है भाई, कौन करता है, प्लूरलिज्म बात करता है, क्योंकि प्लूरलिज्म ही तो कहता है ना कि अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं तो उनके बीच में बैलेंस भी होना जरूरी है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा 4। Which perspective views the employment relationship as a fundamentally exploitative? कहता है इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव ऐसा है जो ये मानकर चलता है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो है वो कैसी है, एक्सप्लॉइटेटिव। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच ऐसा मानती है, मार्क्सिस्ट ऐसा मानते हैं, प्लूरलिज्म ऐसा मानते हैं, यूनिटी। बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्सिस्ट। मार्क्सिज्म अप्रोच में ही ऐसा मानना होता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन ही करते हैं और उसी के बेसिस पर वो अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट एम्फसाइजेस पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट जनरली। ये कौन सा मतलब बोला गया कि स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। इट एम्फसाइजेस पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट जनरली एम्प्लॉयर्स आर नॉट कंसिडर्ड सेल्फिश। एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर सेल्फिश नहीं माना जाता है। ये इंकरेज करता है एम्प्लॉयर्स की पार्टिसिपेशन को डिसीजन मेकिंग में, और जनरली ट्रेड यूनियंस आर नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी बात है भाई,
कह रहा है गांधीयन, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द गांधीयन अप्रोच, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गांधीयन अप्रोच से रिलेटेड है। तो पहली वाली, हाँ, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की तो बात बोली गई है, तो पहला तो खैर सभी नहीं। जनरली एम्प्लॉयर्स आर नॉट कंसिडर्ड सेल्फिश, हाँ तो जनरली तो ऐसा तो है ही है, क्योंकि वो तो उसको ट्रस्टी मानकर चल रहे हैं कि वो तो ट्रस्टी रहेंगे, तो ये भी सही है, यानी दूसरा। तो ऑप्शन 2 तो यहाँ एलिमिनेट होता है। इट इनकरेजेस एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में तो मानते हैं कि एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा एलिमिनेट हो चुका है। अब थर्ड और फोर्थ में ही है। जनरली ट्रेड यूनियंस आर नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बोल रहा है कि ट्रेड यूनियन जो है वो सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है। नहीं नहीं नहीं, गांधी जी का जैसे मानना था ना, वो कहते थे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर ट्रेड यूनियन का होना मतलब ट्रेड यूनियन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जो एसेंशियल सर्विसेज में, ठीक है, वहां पर जैसे अस्पताल वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए, और भी बहुत सारी चीजें, मिलिट्री वगैरह हो गई, तो वो कहते थे नहीं, वहां पर ट्रेड यूनियन वगैरह चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो ये जो स्टेटमेंट 4 है ये इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंफ्लिक्ट आर इनएविटेबल, भाई कंफ्लिक्ट इनएविटेबल है, ट्रेड यूनियन नेसेसरी है, और डोंट बिलीव इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को नहीं मानते। तो कह रहा है इसमें से कौन सा है अप्रोच है ये, तो प्लूरलिस्टिक में ऐसा है, मार्क्सिस्ट में ऐसा है, या फिर यूनिटरी या फिर सिस्टम अप्रोच में, तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही खत्म होता है। ये हमारा कोर्स है यूपीएससी ईपीएफओ का। तो जैसे कि वनडे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वनडे में ना इस समय हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोर्स हमने पढ़ रखा है, सिलेबस हमने 2 से 3 बार पढ़ रखा है, पिछले 2 साल से वैकेंसी पेंडिंग थी, तो लोगों ने लगातार उस पर पढ़ाई तो कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये हमारा कोर्स है जिसको आप परचेज कर सकते हैं, ये नीचे नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं अपना। तो थैंक यू।